नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की जो शख्सियत है उनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि कलम के चारागाह से रोशन हौसले तय करते हैं इल्म के फासले। ऐसे ही फासलों को अपनी कलम से कम करने का अज़्म किया रोशन ख्याल, रोशन जहन मृदुला गर्ग ने। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ साहित्यकार मृदुला गर्ग से। कलम जो गवाह बनी सामाजिक मुद्दों की, जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराने का हौसला किया मशहूर मारूफ साहित्यकार मृदुला गर्ग ने। पच्चीस अक्टूबर 1938 को कोलकाता में वीरेंद्र प्रसाद जैन और रविकांता जैन के घर जन्म लिया मृदुला ने। घर में शुरू से पढ़ने लिखने का माहौल मिला। साहित्य के प्रति उनका रुझान बचपन से रहा। यही वजह रही कि अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद भी उन्होंने अपना मुस्तकबिल बनाया हिंदी साहित्य में। उन्होंने अपनी कृतियों में नए विषयों को बड़ी सहजता से संबोधित किया। स्तंभकार के रूप में पर्यावरण के प्रति सजगता को उन्होंने बड़ी ही खूबी के साथ प्रस्तुत किया। इंडिया टुडे में कटाक्ष नामक स्तंभ काफी चर्चा में रहा। देश विदेश में गाहे बगाहे मृदुला गर्ग ने हिंदी सम्मेलनों में महिलाओं के प्रति भेदभाव जैसे विषयों को उठाया। जर्मन, चेक, जापानी और अंग्रेजी सहित अनेक भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद भी हुआ। मृदुला गर्ग को अपनी इन्हीं कोशिशों और मेहनत के लिए हिंदी अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ का वाग्देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे बेशुमार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ह्यूमन राइट वॉच की ओर से भी उन्हें हर्मिट हलमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत स्वागत मृदुला जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। मृदुला जी, जैसे कि हम जो कुछ भी आपके बारे में थोड़ा बहुत जान पाए, आज चाहेंगे कि आप खुलकर अपनी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी में क्या कुछ बीता उसके बारे में हमारे साथ शेयर करें। लेकिन जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये कि बचपन से ही आपके यहाँ एक कहते हैं साहित्य में सभी को रुचि थी, घर परिवार में साहित्य का माहौल था, अच्छा साहित्य पढ़ने का शौक़ था। आप तीनों बहनों ने अपने आप को नर्चर किया, उस माहौल के बारे में बताइए थोड़ा सा। हमारे घर में सभी लोग पढ़ते थे साहित्य और 3 ज़बानों में, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी। अच्छा। मेरी माँ अच्छी उर्दू बोलती थी और पढ़ी भी थी उर्दू, और अंग्रेज़ी भी उतनी अच्छी बोलती थी और पढ़ती थी। उनका पढ़ने का तो ये आलम था कि अगर मान लो एक दिन घर में खाना बहुत ही ख़राब बने तो समझ लीजिए कि माँ हमारी बहुत ही बेहतरीन उपन्यास पढ़ रही होंगी। अच्छा। मतलब उनको किताबों में ही दिलचस्पी थी, बच्चों में उन्हें ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। हमें हमारे पिताजी ने पाला, हमें कहानियाँ हमारे फूफा जी ने सुनाई, तो एक मर्दों की दुनिया में हमारी परवरिश हुई। साहित्य पढ़ने का ये आलम था कि पिताजी हमें शेक्सपियर के वो सोनेट्स पढ़ के सुनाते थे जो अमूमन अश्लील माने जाते, ये बतलाने के लिए कि साहित्य में कुछ अश्लील नहीं होता। इतना खुलापन था आपके था। और आपके पिता के जी बीच में। और साहित्य में जो मानक होते हैं वो होते हैं कि साहित्य की भाषा क्या है, साहित्य में सौंदर्य बोध क्या है, उसमें विचार क्या है, लेखक की दृष्टि क्या है, आप कितना साहस दिखला सकते हैं जो आमतौर पर लोग मानते हैं उनको तोड़ने का। आज़ादी की सुबह भी आप लोगों ने देखी, और कैसा माहौल था उस वक्त, उस इरा को याद करें थोड़ा सा। वो तो कमाल दिन था। एक ही बार वो आया है, पहला 15 अगस्त, जिस दिन सचमुच सब हर आदमी बराबर था। और उस दिन एक वाक़या आपको बतलाऊं कि एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है वेंगर्स,
आजकल तो खैर वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, अब खाली वहाँ केक पेस्ट्री मिलती हैं, बिकती हैं, मतलब कन्फेक्शनरी शॉप है कहना जाए। तो जब आज़ादी से पहले वहाँ हिंदुस्तानियों को जाने की इजाज़त नहीं थी, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड था। तो 15 अगस्त को जब तमाम जितने जन थे उन्होंने वेंगर्स के अंदर वो घुस गए, मतलब धावा बोल दिया एक तरह से। तो जो मैनेजर था उसने सोचा कि इससे पहले कि तोड़ फोड़ शुरू करें, उसने बड़े खुले दिल से कहा कि सबका स्वागत है और आज सब कुछ इज़ ऑन द हाउस। वाह। तो मुफ्त में सब कुछ, मतलब जब तक वो ख़त्म नहीं हो गया लोग वहाँ जश्न मनाते रहे। और ये भी एक समझ लीजिए कि आज़ादी का एक हिस्सा था, जश्न था का हिस्सा था। एमए आपने अर्थशास्त्र में किया, लेकिन फिर बाकायदा आपने हिंदी में एक बहुत बड़ा मकाम अपना बनाया। एज ए प्रोफेशनल राइटर कब शुरुआत होती है आपकी? मेरी पहली कहानी छपी 1972 में, रुकावट नाम था उस कहानी का। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में रुकावट आई नहीं वैसे। अच्छा। वो कहानी छपी थी सारिका में, कमलेश्वर तब उसके संपादक हुआ करते थे। और यूं ही बैठे ठाले मैंने जिस कागज़ पर चिट्ठियाँ लिखते हैं ना, नीले रंग का, जी, उस पर हाथ से लिख के, और मेरी लिखाई खासी ख़राब है, उस पर हाथ से लिख के वो कहानी कमलेश्वर को भेज दी। तो उनका ख़त आया कि ये कहानी तो मैं रख रहा हूँ, छाप रहा हूँ, मगर ये कैसे पता चले कि अभी आप और लिखेंगी। तो हमने कहा उसमें क्या, हम अगले 2 साल में मैंने उनको 20 कहानियाँ भेजी। क्या बात है। और कोई जवाब नहीं आया, मैं अपना आराम से लिखती थी और भेज देती थी। 2 साल बाद उनका एक लंबा ख़त आया कि इसमें से 6 कहानियाँ मैं रख रहा हूँ, बाकी कहानियाँ आप शायद दोबारा देखना चाहें। मैंने कहा नहीं, तब तक मुझ में इतनी अक्ल आ गई थी, मैंने कहा नहीं आप सभी वापस भेज दीजिए, एक बार मैं सब देख लूँगी। मगर काफ़ी मेरी कहानियाँ फिर सारिका में छपी, उन्हीं में से, उन्हीं 20 में से, और जगह जगह और जगह छपी। पहला उपन्यास मेरा 1975 में आया। 8वें दशक से ही आप नारीवादी विमर्श, इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ती हैं। क्या सोच रही आपकी इस एक विषय से जुड़ने को लेकर? नहीं, मैं इस विषय से नहीं जुड़ी, लोगों ने मुझे इस विषय से जोड़ा। अच्छा। जोड़ कर देखा। मेरा मानना ये है कि जो कुछ भी होता है हमारे अपने जीवन में या समाज में, राजनीति में, दुनिया में, उसको आप कैसे देखते हैं, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप स्त्री हैं या पुरुष। इस पर निर्भर करता है कि आप कितने संवेदनशील हैं, कितने ज़हनी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ औरतों पर लिखती हूँ। उपन्यास आपका चितकोबरा आता है, जो एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाने की आपने कोशिश की और आप उसमें कामयाब रही। विरोध के स्वर भी उठे, कैसे रखना चाहेंगी उस एक उपन्यास को? देखिए, उस उपन्यास क्यों विरोध होता है इन सच्चाइयों को दिखाने पर? 2 बातें। एक तो उसमें प्रेम है। अब प्रेम हर कोई आदमी कर नहीं पाता, तो बहुत हसद होती है कि भाई ये चले प्रेम करने, हमसे तो हुआ नहीं, हम तो इस काबिल कभी हुए नहीं। दूसरी बात ये थी कि उसमें जिस दृश्य को लेकर आपत्ति हुई, वो दृश्य पति पत्नी के बीच में था। मैंने एक बार एक किस तरह का विरोध झेला आपने, ये जरूर बताइए। विरोध तो खैर मुझे गिरफ्तार भी किया गया, मगर मैं जेल नहीं गई, क्योंकि वो फिर जो दिल्ली के गवर्नर थे, उस रात जिसकी अगली सुबह वो कोर्ट में होना था केस, उन्होंने उसको वापस ले लिया था, इसलिए जेल जाने की नौबत नहीं आई। मगर 2-3 साल तक बहुत ज़्यादा परेशानी भुगती, क्योंकि रोज़ ही वो पुलिस घर पे हाजिर हो जाती थी। मुझे ये बताइए कि जो आपकी मेरी जो बात हो रही थी, विरोध की बात हो रही थी, तो विरोध के स्वर कहीं आपको दुख दे पाए? पहले तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध करने की मुझे भी आदत है बात बात पर, मगर उसके पीछे कोई ठोस कारण रहता है, कारण होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बिना कारण था। जिसने मुझे दुख पहुंचाया वो ये था कि जो भी साहित्यकार थे, किसी ने इस पर कोई एतराज़ नहीं जतलाया, बिल्कुल भी। हाल में एक ज़्यूरिख में एक प्रोफेसर हैं, वो पीएचडी कर रही हैं पिछले 6 साल से इस पर, चितकोबरा पर। अच्छा। तो उन्होंने, वो आई थी हिंदुस्तान, तो अपनी उस पर आई थी स्कॉलरशिप पर, और बहुत लंबा मुझसे मतलब साक्षात्कार हुआ। तो उसमें वो बार बार यही पूछती रही कि किसी ने आज तक अपना खेद नहीं जतलाया, आपसे सॉरी नहीं कहा, अफसोस नहीं प्रकट किया। मैंने कहा नहीं,
अजीब बात है कि आज तक भी इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ। एक बहुत थोड़ा सा कड़वा सवाल है ये कि अमूमन जब इस तरह के विषयों को उठाया जाता है तो उसके पीछे बहुत से लोगों की ये भी एक जहनियत होती है कि ये फास्टर पब्लिसिटी है, बहुत जल्दी इससे ख्याति मिल जाएगी। कई लोगों ने ये भी कहा कि आपने इस तरह के विषयों को इसलिए उठाया कि आप बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा ख्याति चाहती थी। सबीना, 26 दिनों में जो उपन्यास लिखा जाए उसमें कितना सोच विचार होगा। वो इतनी स्वतः स्फूर्त लिखा गया। 26 उसमें अंश हैं। एक अंश में रोज़ सुबह 4 बजे उठ के लिखती थी। मेरे सामने कभी कोई पाठक नहीं रहा। आपको वो अच्छा लग रहा था तो आप लिख रही थी, दैट्स ऑल। मुझे वो लिखना ज़रूरी लग रहा था। मैं लिखे बगैर रह नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने लिखा। एक और चीज़ जो मुझे इस वक्त लग रहा है आपसे ज़रूर पूछूं, आपसे तस्दीक भी चाहूँगी कि आप उससे ज़रूर कहें, जो आपके साथ आपकी समकालीन या आपके बाद या आपके पहले जो भी स्त्री विमर्श पर लिखती रहीं, स्त्री रचनाकार रहीं, लेखिकाएँ रहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रकट किया आपकी लेखनी को लेकर। हाँ, वो जो पहला पत्र छपा वो एक स्त्री का था जिन्होंने इसको अश्लील बतलाया ये कहकर कि मैंने किताब पढ़ी नहीं है। यही 2 पन्ने पढ़कर वो उन्होंने अपना टिप्पणी दे दी थी। वो एक स्त्री का ही लिखा हुआ था। इसके पीछे मैं समझती हूँ कि मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ लिख लिया था मैंने। 1972 और ये 1979 में ये छपा उपन्यास। इसके बीच में हर साल मेरा एक उपन्यास आया और एक कहानी संग्रह, एक नाटक भी आ गया था। तो उन्हें लग रहा था कि ये इतना जल्दी कैसे लिख रही है। आपके कुछ अपने हैं, आपके साथ के लोग हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, उन्होंने क्या कहा है आपके लिए, और फिर अपनी राय हमें भी दें। आइए देखते हैं। आदाब मृदुला जी, कैसी हैं आप? मैंने कुछ दिन पहले मृदुला जी के ऊपर एक लंबा राइटअप लिखा है। उसका नाम मैंने दिया है साहित्य की शाख पे झूलती 3 फाख्ताएँ। मृदुला जी से मेरा रिश्ता बहुत ही गहरा और बहुत ही तूलानी रहा है। मंजुल जी जब तक ज़िंदा रहीं, मुझे इनसे और मृदुला जी के बीच बैठ के गप मारने में जो लुत्फ़ आता था वो बयान से बाहर है, क्योंकि जो भाषाई समझ है वो इन 2 बहनों में ज़बरदस्त है। तीसरी बहन इनकी अचला जी हैं जो अंग्रेज़ी में लिखती हैं और बहुत खूबसूरत लिखती हैं। उनसे मिलने के बाद ही ये शीर्षक मेरे दिमाग में आया और मुझे लगा ये तीनों बहनें बड़ा कमाल का लिखती हैं। एक गंगा जमनी तहज़ीब जो है दोनों भाषाओं के खूबसूरत अल्फाजों की, वो इन लोगों की ज़बान से निकलती है। मृदुला जी की ज़बान कहानी की ज़बान है। आप उसमें गहरे डूबते चले जाते हैं, चाहे उनका चितकोबरा हो और चाहे वंशज, जो नदी के 2 किनारे हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मृदुला जी इन दोनों नावलों से ज़्यादा एक खूबसूरत नावल और भी दें जो मिलजुल मन से आगे की कोई चीज़ हो। मृदुला जी की चीज़ें पढ़ते हुए तो 50 बरस हो गए, ज़्यादा ही शायद। मैंने पाया कि मृदुला जी हमारे उन लेखकों में से हैं जो सचमुच बहुत सजग हैं। उनकी कलाओं में दिलचस्पी है, उनकी जो अध्ययनशीलता है वो बहुत गहरी है। मैं जिन किताबों का नाम लेता था पाता था कि मृदुला जी ने या तो वो पढ़ रखी हैं किताबें वो, तो एक स्मृति ये भी है कि वो बहुत अच्छा पाठ भी करती हैं, बोलती भी बहुत अच्छा है। और जब उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और किसी अच्छे संयोग से ही मुझे ये अवसर मिला कि मैं उनको इंटरव्यू करूं, जो फिर इसी परिसर में हुआ था जहां इस समय मैं खड़ा हुआ हूं, तो वो इंटरव्यू भी लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सहज होकर वो बोली। और ये भी हम जानते ही हैं कि उनमें एक तरह का आत्मविश्वास है। मैं मृदुला जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि उनका लिखना पढ़ना इसी तरह चलता रहे। कभी कभी सोचती हूँ ये जो मेरी बहन है मृदुला गर्ग, उनको ऊपर वाले ने बड़ी तबीयत से बनाया होगा। दिमाग तो दिया रेज़र शार्प जो कभी डगमगाता नहीं और ज़िंदगी के हर मोड़, हर चेहरे को कैमरा की तरह कैप्चर कर अपने दिमागी कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है।
पर दिल ऐसा पिघलते मोम की तरह, पिघलाने वाला फिर चाहे कोई भी हो। उमा, तुमको याद है जब हमको आज़ादी मिली थी, तुम नहीं जा सकी थी, सब लोग चले गए, तुम और पिताजी घर में रह गए और तुम रोती जा रही थी और तुम्हें बुखार था, तो पिताजी ने तुम्हें एक किताब पकड़ाई कि इसको पढ़ लो पूरी को, रोने से कुछ नहीं होगा। और तुमने सारी रात बैठ के बुखार में वो किताब पढ़ी। ब्रदर्स कैरामज़ोव, बहुत गर्व है मेरे को उन पर, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत वेरीड है उनकी राइटिंग, उसमें पैथोस है, ह्यूमर है, आयरनी ऑफ लाइफ। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगी? ये मेरी छोटी बहन थी। हाँ। तो मैं थोड़ा अचंभित हूँ कि इतना वो मेरे बारे में इतनी ऊंची राय रखती हैं। और कहीं भी क्रिटिसिज्म नहीं था। हाँ, नहीं, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। अच्छा। हालांकि हमारे बीच में करीब 8 साल का हाँ। फर्क है। प्रयाग जी बहुत सहृदय आदमी हैं, तो उन्होंने जो कहा बहुत अच्छा लगा। कट गुलाब जो है आपका, वो स्त्री यौन हिंसा पर एक बहुत बेहतरीन प्रस्तुति कही जा सकती है। आज का जो दौर है, या आज जिस तरह की हम खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, आए दिन देखते हैं, क्या लगता है आपको स्त्री के प्रति जो ये यौन हिंसा या अपराध जो बढ़ा है, क्या वजह है उसकी? बहुत ज़्यादा बलात्कार दिखलाया जाता है फिल्मों में, दिखलाया जाता रहा है हमारी फिल्मों में अरसे से। मतलब प्रेम तो हमारे यहाँ दिखलाया नहीं जाता। और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात जो ज़रूरी है, जो होनी चाहिए, वो ये है कि जो युवा लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, जब छोटे होते हैं तब से उनको सिखलाएं कि वो औरत की इज़्ज़त इसलिए ना करें कि वो बहन है, बेटी है, माँ है, औरत है। एक इंसान है, एक इंसान की तरह उसकी इज़्ज़त करें। बॉलीवुड से भी जुड़ी टीवी सीरियल्स भी लिखे, उन पर बाकायदा बहुत अच्छे सीरियल भी बने। कैसा तजुर्बा रहा, या किस तरह से देखती हैं आप अपने उस काम को? मैंने लिखा तो नहीं, मेरी जो उपन्यास थे या कहानी थी वो ली गई, उन पर सीरियल बना, उन पर फिल्म बनी। मगर किताब और उसके बीच में बहुत कुछ फासला आ जाता है। मृदुला जी, कुछ और आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। मृदुला गर्ग हमारे साथ की लेखिका हैं, काफ़ी समय से वो भी लिखती हैं। काफ़ी कुछ लिखा है उन्होंने। कटगुलाब लिखा है, जो स्त्री मन के अंतरंग के कई कोने, चाहे वो देशी है विदेशी है, उसको खंगालने की कोशिश की है। उनका अनित्य उपन्यास मुझे अच्छा लगा। स्त्री के हक में, उस ये स्वतंत्र चेता स्त्री के हक में तो वो ज़रूर खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। बचपन से साहित्य का बड़ा शौक़ था और हम लोग धर्मयुग में उनकी रचनाएं पढ़ते रहते थे। उनकी एक लंबी कहानी थी, डैफोडिल्स जल रहे हैं। तो जब पढ़ रहे थे तो ये लगता था कि कभी शायद उनसे मुलाकात हो। तबादले के सिलसिले में दिल्ली आना हुआ और मेरी पेंटिंग की एग्ज़िबिशन थी, उसमें मैंने मृदुला जी को आमंत्रित किया। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपके एग्ज़िबिशन में क्यों आऊँ? मैंने कहा, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको बचपन से पढ़ रही हूँ, इस हक से मैं आपको बुला रही हूँ। वो भी एक बार हिल गई इस बात से कि ये इतने अधिकार से मुझे बुला रही है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो मृदुला जी हर जगह सुनाती हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, चाहती हूँ कि और बड़े सम्मान उनको मिले और वो और अच्छा लिखें। एक क्रिएटिव आदमी दूसरे क्रिएटिव आदमी को यही कह सकता है कि और बुलंदियों पे पहुँचें। धन्यवाद। मृदुला जी की जो राइटिंग है उसमें मुझे सबसे ख़ास बात समझ में आती है कि वो जिन स्त्रियों को अपने साहित्य में रचती हैं, वे आधी दुनिया की नुमाइंदगी करने वाली स्त्रियां नहीं हैं। वे पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करने वाले व्यक्ति के तौर पर उभरती हैं। वह पुरुष का प्रतिपक्ष स्त्री को नहीं बनाती, बल्कि वह पुरुष को भी एक व्यक्ति इकाई के रूप में देखती हैं और स्त्री को भी एक व्यक्ति इकाई के रूप में देखती हैं। और वह व्यक्ति के रूप में बहुत विचारवान है। वह अपने आसपास को, पास पड़ोस को बहुत सूक्ष्म और गहन अंतर्दृष्टि से देखती परखती चलती है। हमें लगता है कि उनसे अभी और कई बेहतरीन रचनाएं मिलेंगी, जिसको हम लोग पढ़ करके आस्वाद उसी तरह से पा सकेंगे जैसे पहले पाते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी?
नहीं, निरुपम ने बहुत ठीक बोला, ठीक ठीक कहा। मतलब मैं समझती हूँ कि बिल्कुल पकड़ा है मेरे जज्बे साहित्य को, की बिल्कुल। मर्म को। और संगीता से तो मेरा बहुत ही बड़ी अजीज़ है मुझे, बहुत मशहूर चित्रकार हैं और कवि हैं। मृदुला जी, औरत की आज़ादी या औरत जिस स्पेस के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही है और बहुत सालों से कर रही है, आपको क्या लगता है कब, कैसे, कहाँ, किस वक्त ये मुमकिन हो पाएगा जब उसे वो स्पेस मिलेगी जिसकी वो सही मायने में हकदार है? देखो, हर औरत को उतनी ही स्पेस मिलेगी ये तो नहीं होने वाला। कुछ औरतों को स्पेस मिल जाए तो बहुत समझो। सब मर्दों को भी तो स्पेस नहीं मिला हुआ। जब समाज इतना विषम हो, समाज में समानता न हो, तो औरत मर्द के बीच में समानता कैसे हो सकती? गांव और देहात के संदर्भ में देखें, गांव और देहात को तो आप बढ़ाइए ना। तो गांव देहात में मर्दों, शहरी मर्दों में और गांव के मर्दों में एक बड़ा फासला है। शहरी औरतों और गांव की औरतों में भी एक बड़ा फासला है। मुझे याद है कि हरियाणा में एक बार एक गांव में कुछ औरतों से बातचीत मैं कर रही थी, तो उन्होंने कहा ये लोग आते हैं शहरों से और आकर हमें बतलाते हैं कि हमें अपने मर्दों के साथ कैसे रहना चाहिए। तो हम तो शहर जाकर इन्हें नहीं बतलाते कि इन्हें अपने मर्दों के साथ कैसे रहना चाहिए, और हम अपने मर्दों को खुद संभाल लेंगी, हमें सिर्फ काम चाहिए। काम चाहिए। अमूमन जो आप जैसे जो बड़े लेखक हैं, उनकी जो आत्मकथाएं हैं वो प्रेरणा के तौर पर सदियों की धरोहर होती हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मेरा तो मानना है कि लेखक को आत्मकथा लिखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ सच कहना चाहता है वो कृतियों में कह चुका होता है। हर कृति आत्मकथ्य होती है, मतलब वो आप बीती भी होती है, जग बीती भी होती है। तो आपकी कौन सी रचना को ये माना जा सकता है कि वो आपकी आत्मकथा है? सबको। मिलजुल मन में तो खैर मैंने अपने बचपन का जिक्र किया है, अपनी बहन की बचपन का अपना जिक्र है, काफ़ी उसमें आत्मकथात्मक बातें आती हैं। मगर उसमें जो किरदार हैं वो मेरी ज़िंदगी में मुझे मिले हुए हैं, मेरी ज़िंदगी से उठाए हैं मैंने, मगर उनकी ज़िंदगी वैसे नहीं चलती जैसे असल में चली थी। ओके। उसमें से कुछ हिस्सा ही मैंने लिया है जो उपन्यास के लिए ज़रूरी था। चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी जो आपने कभी गुनगुनाया हो और आपको बेहद पसंद रहा। बार बार देख, हजार बार देख, बार बार देखो, हजार बार देखो मेरे महबूब, देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब, ये अदा। टाले हो, टाले हो। तो शख्सियत में आज आप तशरीफ़ लाई मृदुला जी, आपका बेपनाह शुक्रिया। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।